नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी का एक पाठ, जैसलमेर की राजकुमारी। राजकुमारी ने हंसकर कहा, पिताजी, दुर्ग की चिंता ना कीजिए। जब तक उसका एक भी पत्थर से पत्थर मिला है, उसकी मैं रक्षा करूंगी। चाहे अलाउद्दीन कितनी ही वीरता से हमारे दुर्ग पर आक्रमण करे, आप निर्भय होकर शत्रु से लोहा लें। यह जैसलमेर के दुर्गाधिपति महाराज रत्न सिंह की कन्या थी। इस समय बलिष्ठ अरबी घोड़े पर चढ़ी हुई थी और मर्दानी पोशाक पहने थी। उसकी कमर में 2 तलवारें लटक रही थी। कमरबंद में पेश कब्ज, पीठ पर तरकस और हाथ में धनुष था। वह चंचल घोड़े की रास को बलपूर्वक खींच रही थी, जो एक क्षण भी स्थिर रहना नहीं चाहता था। रत्न सिंह जिरह बख्तर पहने एक हाथी के फौलादी हौदे पर बैठे आक्रमण के लिए प्रस्थान कर रहे थे। सामने उनके घोड़े हिनहिना रहे थे और शस्त्र झंझना रहे थे। रत्न सिंह ने पुत्री के कंधे पर हाथ धरकर कहा, बेटी, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है। मैं दुर्ग को तुझे सौंपकर निश्चिंत हो रहा हूँ। देखना, सावधान रहना, शत्रु केवल वीर ही नहीं, धूर्त और छलिया भी है। बालिका ने वक्र दृष्टि से पिता को देखा और हंसकर कहा, नहीं पिताजी, आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें। किले का बाल भी बांका नहीं होगा। रत्न सिंह ने एक तीव्र दृष्टि अपने किले के धूप से चमकते हुए कंगूरे पर डाली और हाथी बढ़ाया। गगन भेदी जय निनाद से धरती आसमान कांप उठे। एक विशालकाय अजगर की भांति सेना किले के फाटक से निकलकर पर्वत की उपत्यका में विलीन हो गई। इसके बाद घोर चीत्कार करके दुर्ग का फाटक बंद हो गया। टिड्डी दल की भांति शत्रु ने दुर्ग को घेर रखा था। सब प्रकार की रसद बाहर से आनी बंद थी। प्रतिदिन यवन दल गोली और तीरों की वर्षा करता था, पर जैसलमेर का अजेय दुर्ग गर्व से मस्तक उठाए खड़ा था। यवन समझ गए थे कि दुर्ग विजय करना हंसी ठट्टा नहीं है। दुर्ग रक्षिणी राजनंदिनी रत्नावती निर्भय अपने दुर्ग में सुरक्षित बैठी शत्रुओं के दांत खट्टे कर रही थी। उसके साथ में पुराने विश्वस्त राजपूत वीर थे, जो मृत्यु और जीवन का खेल समझते थे। वह अपनी सखियों समेत दुर्ग के किसी बुर्ज पर चढ़ जाती और यवन सेना का ठट्टा उड़ाती हुई वहां से सनसनाते हुए तीरों की वर्षा करती। वह कहती, मैं स्त्री हूँ पर अबला नहीं, मुझ में मर्दों जैसा साहस और हिम्मत है। मेरी सहेलियां भी देखने भर की स्त्रियां हैं। मैं इन पापिष्ट यवनों को समझती क्या हूँ। उसकी बातें सुन सहेलियां ठठाकर हंस देती थी। प्रबल यवन दल द्वारा आक्रांत दुर्ग में बैठना राजकुमारी के लिए एक विनोद था। मलिक काफूर एक गुलाम था, जो यवन सेना का अधिपति था। वह दृढ़ता और शांति से राजकुमारी की चोटें सह रहा था। उसने सोचा था कि जब किले में खाद्य पदार्थ कम हो जाएंगे, दुर्ग वश में आ जाएगा। फिर भी वह समय समय पर दुर्ग पर आक्रमण कर देता था, परंतु दुर्ग की चट्टानों और भारी दीवारों को कोई क्षति नहीं पहुंचती थी। राजकुमारी बहुधा बुर्ज पर से कहती, ये धूर्त गर्द उड़ाकर तथा गोली बरसाकर मेरे किले को गंदा और मैला कर रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा। यवन दल ने एक बार दुर्ग पर प्रबल आक्रमण किया। राजकुमारी चुपचाप देखती रही। जब शत्रु आधी दूर तक दीवारों पर चढ़ आई, तब भारी भारी पत्थर के ढोंके और गर्म तेल की ऐसी मार पड़ी कि शत्रु सेना छिन्न छिन्न हो गई। लोगों के मुंह झुलस गए, कितनों की चटनी बन गई। हजारों यवन तौबा तौबा करके प्राण लेकर भागे
जो प्राचीर तक पहुँचे उन्हें तलवार के घाट उतार दिया गया। सूर्य छिप रहा था, पश्चिम दिशा लाल लाल हो रही थी। राजकुमारी वहां चिंतित भाव से अति दूर पर्वत की उपत्यका में सूर्य को डूबते हुए देख रही थी। उसे 4 दिन से पिता का संदेश नहीं मिला था। वह सोच रही थी कि इस समय पिता को क्या सहायता दी जा सकती है। वह एक बुर्ज के नीचे बैठ गई। धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगा। उसने देखा एक काली मूर्ति धीरे धीरे पर्वत की तंग राह से किले की ओर अग्रसर हो रही है। उसने समझा पिता का संदेश वाहक होगा। वह चुपचाप उत्सुक होकर उधर ही देखती रही। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा वह गुप्त द्वार की ओर न जाकर सिंह द्वार की ओर जा रहा है। तब अवश्य शत्रु है। राजकुमारी ने एक तीखा बाण हाथ में लिया और छिपती हुई उस मूर्ति के साथ ही द्वार की पौर के ऊपर आ गई। वह मूर्ति एक गठरी को पीठ से उतारकर प्राचीर पर चढ़ने का उपाय सोच रही थी। राजकुमारी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर ललकार कर कहा, वहीं खड़ा रहे और अपना अभिप्राय कहे। काल रूप राजकुमारी को सम्मुख देख वह व्यक्ति भयभीत स्वर में बोला, मुझे किले में आने दीजिए, बहुत जरूरी संदेश है। वह संदेश वहीं से कहे, वह अतिशय गोपनीय है। कुछ चिंता नहीं, कहे, मैं किले में आकर कहूँगा। उससे प्रथम यह तीर तेरे कलेजे के पार हो जाएगा। महाराज विपत्ति में है, मैं उनका चर हूँ। चिट्ठी हो तो फेंक दो। जवानी कहना है, जल्दी कहे। यहाँ से नहीं कह सकता। तब ले। राजकुमारी ने तीर छोड़ दिया। वह उसके कलेजे को पार करता हुआ निकल गया। राजकुमारी ने सीटी दी। 2 सैनिक हाजिर हुए। कुमारी की आज्ञा पा रस्सी के सहारे उन्होंने नीचे जा मृत व्यक्ति को देखा। यवन था। उसके एक व्यक्ति पीठ पर गठरी में बंधा था। यह देख राजकुमारी जोर से हंस पड़ी। इसके लिए ही वह प्रत्येक बुर्ज पर घूम घूम कर प्रबंध और पहरे का निरीक्षण कर रही थी। फौरन फाटक पर जाकर देखा, द्वार रक्षक द्वार पर ना था। कुमारी ने पुकार कर कहा, यहाँ पहरे पर कौन है? एक वृद्ध योद्धा ने आगे बढ़कर राजकुमारी को मुजरा किया। उसने धीरे से कुमारी के कान में कुछ कहा और भी कहा। वह हंसती हंसती बोली, ऐसा ऐसा, अब वे तुम्हें घूस देंगे बाबा साहब। हाँ बेटी। बूढ़ा योद्धा तनिक हंस दिया। उसने गांठ से सोने की पोटली निकालकर कहा, यह देखो, इतना सोना है। अच्छी बात है, ठहरो, हम उन्हें पागल बना देंगे। बाबा साहब, तुम आधी रात को उसकी इच्छानुसार द्वार खोल देना। वृद्ध भी हंसता और सिर हिलाता हुआ चला गया। 12 बज गए। चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी। कुछ आदमी दुर्ग की ओर छिपे छिपे आ रहे थे। उनका सरदार मालिक काफूर था। उनके पीछे 100 चुने हुए योद्धा थे। संकेत पाते ही द्वारपाल ने प्रतिज्ञा पूरी की। विशाल मेहराबदार फाटक खुल गया। 100 व्यक्ति चुपचाप दुर्ग में घुस गए। मालिक काफूर ने मंद स्वर में कहा, यहाँ तक तो ठीक हुआ। अब हमें उस गुप्त मार्ग से दुर्ग के भीतर महलों में पहुंचा दो, जिसका तुमने वादा किया है। राजपूत ने कहा, मैं वादे का पक्का हूँ, मगर बाकी सोना तो दो। यह लो। यवन सेनापति ने मुहरों की थैली हाथ में धर दी। राजपूत फाटक का ताला बंद कर चुपचाप प्राचीर की छाया में चला। वह लोमड़ी की भांति चक्कर खाकर कहीं गायब हो गया। यवन सैनिक चक्रव्यूह में फंस गए। न पीछे का रास्ता मिलता था, न आगे का। वे वास्तव में कैद हो गए थे और अपनी मूर्खता पर पछता रहे थे। मलिक काफूर दांत पीस रहा था।
राजकुमारी की सहेलियां इतने चूहों को चूहेदानी में फंसाकर हंस रही थी। यवन सैन्य ने दुर्ग पर भारी घेरा डाल रखा था। खाद्य सामग्री धीरे धीरे कम हो रही थी। घेरे के बीच से किसी का आना अशंक्य था। राजपूत भूखों मर रहे थे। राजकुमारी का शरीर पीला हो गया था। उसके अंग शिथिल हो गए, पर नेत्रों का तेज वैसा ही था। उसे कैदियों के भोजन की बड़ी चिंता थी। किले का प्रत्येक आदमी उसे देवी की भांति पूछता था। उसने मालिक काफूर के पास जाकर कहा, यवन सेनापति, मुझे तुमसे कुछ परामर्श करना है। मैं विवश हो गई हूँ। दुर्ग में खाद्य सामग्री बहुत कम हो गई है और मुझे यह संकोच हो रहा है कि आपकी कैसे अतिथि सेवा की जाए। अब कल से हम एक मुट्ठी अन्न लेंगे और आप लोगों को 2 मुट्ठी उस समय तक मिलेगा जब तक कि अन्न दुर्ग में रहेगा। आगे ईश्वर मालिक है। मलिक काफूर की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, राजकुमारी, मुझे यकीन है कि आप 20 किलों की हिफाजत कर सकती हैं। हाँ, यदि मेरे पास रसद हो तो। राजकुमारी चली गई। 18 सप्ताह बीत गए। अलाउद्दीन के गुप्तचर ने आकर शाह को कॉर्निश की। क्या राजकुमारी रत्नावली किला देने को तैयार नहीं? खुदाबंद, वहाँ किसी तरकीब से रसद पहुँच गई है। अब किला 9 महीने पड़े रहने पर भी हाथ न आएगा। फिर शाही फौज के लिए पानी अब किसी तालाब में नहीं है। और क्या खबर है? रत्न सिंह ने मालवे तक शाही सेना को खदेड़ दिया। अलाउद्दीन हतबुद्धि हो गया और महाराज से संधि का प्रस्ताव किया। सुंदर प्रभात था। राजकुमारी ने दुर्ग प्राचीर पर खड़े होकर देखा। शाही सेना डेरे डंडे उखाड़ कर जा रही है और महाराज रत्न सिंह अपने सूर्यमुखी झंडे फहराते विजयी राजपूतों के साथ दुर्ग की ओर आ रहे हैं। मंगल कलश सजे थे, बाजे बज रहे थे। दुर्ग में प्रत्येक वीर को पुरस्कार मिल रहा था। मलिक काफूर महाराज के बगल में बैठे थे। महाराज ने कहा, खान साहब, किले में मेरी गैर हाजिरी में आपको तकलीफ और असुविधाएं हुई होंगी। इसके लिए आप माफ़ करेंगे। युद्ध के नियम सख्त होते हैं। फिर किले पर भारी मुसीबत आ गई थी। लड़की अकेली थी। जो बन सका किया। मलिक काफूर ने कहा, महाराज, राजकुमारी तो पूजने लायक है। इंसान नहीं, फरिश्ता है। मैं ताजिंदगी इनकी मेहरबानी नहीं भूल सकता। महाराज ने एक बहुमूल्य सरपेश दिया और पान का बीड़ा देकर विदा किया। दुर्ग में धौंसा बज रहा था। यह आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखी हुई कहानी है। धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।